हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री में, जिसमें हम अपना थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं। और आज वो इंट्रो वीडियो के बाद जो मैंने अभी लास्ट वीडियो जो बनाई थी, उसके बाद जो है आज हम इस चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो है कवर करेंगे। और इसमें जो हम वाइमर जो रिपब्लिक है, यानी कि वाइमर जो गणतंत्र है, उसके जन्म और उसकी परिस्थितियां क्या रही हैं, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति की क्या पीछे रीजन रहा है, तो उसको जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो जर्मनी कैसा देश था? जर्मनी जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पे उभरा। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच उसने जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है लड़ा, अलॉन्ग साइड द रॉस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज। उन्होंने जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है और उसके साम्राज्य के खिलाफ, और अलाइज जो सेक्टर थे, तो अलाइज पावर थे। अलाइज पावर मतलब मित्र राष्ट्र जो थे, उसमें कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इनके खिलाफ जो है, इन सारे गुटों के खिलाफ जो है जर्मनी ने युद्ध लड़ा था। ऑल ज्वाइंड द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory। सारे लोग जो थे, ये जितने भी जर्मनी के खिलाफ में जो भी युद्ध लड़ने वाले जो जितने भी देश थे, उन्हें ये लगा था कि ये युद्ध जो है तुरंत हम लोग जीत जाएंगे और काफ़ी जो है इसमें प्रॉफिट होगा। दरअसल उसकी वजह क्या थी इस युद्ध के होने की? ये सारा युद्ध का मसला जो था औपनिवेशिक देशों के ऊपर जो है अपनी संप्रभुता को दिखाने के लिए था। यानी कि जो है ये इंपेरियलिस्टिक जितनी भी कंट्री थी, या इंपेरियल जो जितनी भी कंट्री थी, उनके ऊपर अपनी दावादारी जो है दिखाने के लिए ये युद्ध किया गया था। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हो गया था कि युद्ध जो है, उन्हें लग रहा था कि 6-8 महीने में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वो युद्ध 5 साल से ऊपर चला गया। ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट रिसोर्सेज, और जितने भी संसाधन थे यूरोप देश के, वो धीमे धीमे क्या हो रहा था? निचोड़े जा चुके थे, खत्म होने वाले थे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। शुरुआत में क्या हुआ? जर्मनी ने जो है इनिशियल गेन कर लिया, काफ़ी जो है मजबूताई हासिल कर ली थी। और कैसे? उसने फ्रांस और बेल्जियम पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। हाउएवर, कैसे करके भी अलाइज स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री। और क्या वो जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो है 1917 में जो है यूएस ने एंट्री कर दी, और उसने क्या किया कि जर्मनी को युद्ध में हरा दिया और सेंट्रल पावर्स इन नंबर 1918, और सेंट्रल पावर्स जो है बन गया 1918 में। The defeat of Imperial Germany and the abdication of Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। ठीक है, तो क्या हुआ कि जर्मनी की जब हार हो गई, abdication of Emperor gave an opportunity parliamentary parties, तो क्या हुआ कि उसमें जो है ये व्यवस्था हो गई कि जो भी साम्राज्यवादी जो प्रणाली थी उसको जो है एब्डिकेट कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। और अब क्या मौका मिला लोगों को? पार्लियामेंट्री पार्टी इसको मिला, यानी कि संसदीय प्रणाली, ये संसदीय पार्टी वाला जो है जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी शुरुआत हो गई थी। ए नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। और जो ये राष्ट्रीय जो सभा थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ? एक वाइमर की स्थापना हुई, एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और एक लोकतांत्रिक संविधान भी बनाया गया। उसके साथ ही फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघात्मक ढांचा भी तैयार किया गया नेशनल असेंबली के माध्यम से। डिप्यूटीज वे आर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट, और इसमें जो है डिप्यूटीज जो होते हैं उनकी जो है नियुक्ति की जाने लगी, उन्हें चुना जाने लगा जर्मन पार्लियामेंट, और या राइस्टैग जो है एक जगह का नाम था जो कि जर्मन पार्लियामेंट कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। और ये जो राइस्टैग था, इसकी स्थापना कैसे की जाएगी, इसके मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे? तो वो जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है, जिसमें वुमेन्स को भी जो है वोट करने को मौका दिया जाएगा, उसके माध्यम से व्यवस्था शुरू की गई। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ऑन पीपुल। शुरुआत में जो है ये रिपब्लिक जो ये गणतंत्र जो बना, इसमें इसी के जो अपने लोग थे उन्होंने ही बहुत अच्छे से समर्थन नहीं दिया था। लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स, ठीक है, बड़े स्तर पर जो टर्म्स थे, इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और बाद में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनकी डिफीट भी हो गई। द पीस ट्रीटी, एक पीस ट्रीटी भी साइन होती है, ठीक है,
द पीस ट्रीटी एट वर्सिलीज, इसे वर्साई के नाम से भी जाना जाता है, विद द एलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। देखिए जब युद्ध हार जाता है तो कोई भी देश हार जाता है तो जो जीतने वाला जो देश होता है उसके सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं। तो इनके सामने यानी कि ये क्या थे, ये एक्सिस कंट्री में थे, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी इटली वगैरह जो थे ये क्या थे, ये एक्सिस कंट्री में थे। और इनके सामने कौन थे, यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया, ये कंट्रीज थी जो कि अलाइज कंट्री थी। इन्होंने भी जो है उसमें कंडीशंस वगैरह रखी। तो जिस तरीके की परिस्थितियां उभर रही थी उससे जो है क्या हुआ कि ये जो संधि हुई थी ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थी, यानी कि बहुत ही सम्मान के खिलाफ थी जर्मनी के। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, जितनी भी समुद्र पार की जितनी भी कॉलोनीज थी, औपनिवेशिक जितने भी देश थे उनको सारे खो दिया था। ए 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और लगभग उसकी जनसंख्या का 10वां भाग जो था। 10% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% जो उसका पूरा क्षेत्र था उसको भी जो खो दिया। 75% ऑफ इट्स आयरन, 75% जो सोने के जो उनके जो लोहे के जो संसाधन थे, ये रिसोर्सेज थे, उनको खो दिया। 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लिथुआनिया। ठीक है, ये जो 4 देश थे यहाँ पर से 26% जो कोयला था उस पर जो कब्जादारी थी किसकी थी, जर्मनी की थी, और इसे भी खो दिया। किसने, जर्मनी ने, वर्सिलीज की संधि होने के बाद। द एलाइड पावर्स डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब एलाइड पावर जो थी वो तो क्या थी, उन्होंने युद्ध जीता था, उन्हें इसके जो है लॉन्ग टर्म पे क्या नुकसान होने वाले हैं इसके प्रभाव को जो है उन्होंने समझा ही नहीं, उन्होंने डिमिलिटराइज कर दिया। डिमिलिटराइज जर्मनी का मतलब ये होता है कि जो जर्मनी की जो सेना थी उसको कम कर दी, ठीक है, ताकि उनकी शक्ति को कम किया जा सके। पहले जो है 20 लाख की सेना थी, अब उसे जो है 80,000 की सेना बना दी गई। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। और वॉर गिल्ड जो होता है, वॉर गिल्ड का मतलब क्या होता है कि युद्ध करने की जो असली वजह थी या युद्ध का जो कारण था वो जर्मनी था। अगर उसने युद्ध की परिस्थिति नहीं तैयार करी होती तो विश्व में प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। तो जितना भी नुकसान हुआ, डैमेज वगैरह हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो जर्मनी था। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन यूरो। और जो इसके जो मुआवजा था, जो मुआवजा लिया गया था जर्मनी से, वो उसको मजबूर करके उससे लिया गया 6 बिलियन यूरो लिया गया था। ये यूरो ही है। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनफील्ड फॉर मच ऑफ 1920। और जो ये अलाइड जो आर्मीज थे, मित्र राष्ट्र की जो सेना थी, उन्होंने क्या किया था कि जो रिसोर्स संसाधनों से जो भरपूर जो राइनलैंड जो था उस पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था 1920 के बीच में। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace of Versailles। और ज़्यादातर जो जर्मनी के लोग थे उनका मानना ये था कि जो वाइमर जो गणतंत्र है, जो वहाँ का जो पार्लियामेंट का जो दर्जा रखता था, उसने जो है युद्ध में हारने की असली वजह वाइमर गणतंत्र को माना। और उनका ये भी मानना था कि जो भी वर्साई की जो संधि का जो पूरा जो दोष रोपण है वो इसी के ऊपर कर दिया गया। द इफेक्ट ऑफ वॉर, इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। द वॉर हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट बोथ द साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। पूरे जो राष्ट्र पर साइकोलॉजी, मानसिक और वित्तीय तौर पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रॉम ए कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेटर्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा महाद्वीप था जो पूरे विश्व को जो है धन को जो है उधार के तौर पे देता था। लेकिन अब प्रथम विश्व युद्ध ने हालत किस तरीके से बना दिए थे, ज़्यादातर देश क्या हुआ, कर्जे में डूब गए। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। और जो ये जो नया जो एक गणतंत्र उभरा था जिसका नाम वाइमर गणतंत्र था, उसको जो है इसका भुक्त का भोगी बना दिया गया। उससे जो है सारी इस डैमेज की भरपाई कराई गई। द रिपब्लिक्स कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट। ठीक है, रिपब्लिक जो था, जो गणतंत्र था, उसके ऊपर जो है वॉर गिल्ट का जो है वॉर गिल्ट का बर्डन बोझ ढोना पड़ा। नेशनल ह्यूमिलेशन, जो राष्ट्रीय बेइज्जती हुई, ठीक है, उनकी जो भर्सना हुई उसको अलग। एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। और उसमें जो है जो फाइनेंशियली जो क्रिपल्ड हुआ उसके अलग से कंपनसेशन भी उसको देना पड़ा। दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट। अब जो इसको जो सपोर्ट कर रहे थे वो लोग कौन थे, सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे।
became easy targets of attacks in the conservative nationalistic circle। तो क्या हुआ कि जो वाइमर गणतंत्र के जो भी समर्थक थे उनमें ज़्यादातर लोग समाजवादी थे, लिबरल थे और डेमोक्रेट्स थे, लोकतांत्रिक थे। अब वो लोग कहीं ना कहीं सीधा टारगेट बनने लगे थे किनके, कंजर्वेटिव, जो भी दक्षिणपंथी जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों के शिकार बनने लगे। और एक जो है बड़े स्तर पर जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्टिक जो अप्रोच है, राष्ट्रवादी अप्रोच है, उसमें जो है बढ़ चढ़ के ये लोग हिस्सेदारी लेने लगे थे। दे वेयर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और इन्हें जो है नवंबर क्रिमिनल्स यानी नवंबर के अपराधी नाम से जाना जाने लगा। द माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ 1930s एज वी विल सून सी। और यही जो लोगों का जो दिमाग बन गया नवंबर क्रिमिनल्स और इन सारी चीज़ों को लेके 1930 में यही सारी चीज़ें क्या हुई, 1930 के बाद से ये सारी चीज़ें पब्लिकली आने लगी या पब्लिकली दिखने लगी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज़ पे था, यूरोप के समाज पे और यूरोप की जो राजनीति थी उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, ठीक है, अब जो सैनिक थे उनको जो है सिविलियंस यानी कि आम नागरिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। और जो राजनीतिक या पब्लिसिस्ट उन्होंने एक इस तरीके से प्रचार किया लोगों के बीच में कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, आक्रामक गुस्सेदार होना चाहिए, स्ट्रांग मजबूत होना चाहिए, मस्कुलिन होना चाहिए यानी कि शरीर से बहुत ही ज़्यादा हाईफाई होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, और मीडिया ने जो है ट्रेंच लाइफ को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। द ट्रुथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस। और ठीक है, जो ट्रेंचेस जो होती हैं, ट्रेंचेस से मतलब क्या होता है, दरअसल जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ पर कई बड़े बड़े गड्ढे वगैरह बनाए जाते हैं, उसके ऊपर फेंसेस क्रिएट की जाती हैं और चारों तरफ से उसे ट्रैप्ड किया जाता है ताकि क्या हो कि बम गोली चले तो लोगों की उसमें सुरक्षा हो सके। तो यहाँ पर जो सच्चाई थी कि ट्रेंचेस की लाइफ जो थी बहुत ही मिजरेबल थी, बहुत ही दयनीय थी। यहाँ पर जो भी लोग रहे थे वो ट्रैप थे, चारों तरफ से फैले हुए थे। रैट्स जो चूहे वगैरह थे, अगल बगल में जो मरी हुई लाशें वगैरह थी उस पर डिपेंड कर रहे थे और वहाँ पे प्लेग जैसी जो है बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैली हुई थी। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग, और वो जो है गैस जो है उस टाइम जो है मस्टर्ड गैस वगैरह जो उस टाइम जो इन्वेंट हुए थे उनका जो है बड़े स्तर पर शिकार हो रहे थे। विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली, और उनकी जो रैंक वगैरह थी वो बहुत तेजी से घटती चली जा रही थी। अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर, और धीमे धीमे क्या हुआ, जो आक्रामक जो युद्ध का जो प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है, जो षड्यंत्र होता है वो धीमे धीमे जो है नेशनल ऑनर का जो है स्थान लेने लगा। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली केम इनटू बीइंग, और यही सारी चीज़ क्या हुई, आने वाले टाइम में संकीर्ण तानाशाही का रूप बना। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। लोकतंत्र उस टाइम क्या था, लोकतंत्र एकदम नया और फ्रेजाइल यानी कि बहुत ही कमज़ोर टाइप का एक विचार था उस वक्त, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप, और युद्ध के बीच में जो है लोकतंत्र कहीं ना कहीं अपना जो है बचाव नहीं कर पाया। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, देखिए जो राजनीतिक जो आक्रामक जो रवैया शुरू हुआ और जो आर्थिक जो क्राइसिस हुई, जो बड़ी घटना हुई, उसने भी जो है बड़ा रूप दिया आने वाले टाइम में हिटलर, और जो नाजिज्म का जो प्रचार प्रसार हुआ या उसका जो फैलाव हुआ उसमें इसने भी बड़ी भूमिका निभाई। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। जैसे कि रूस में क्या हुआ था, बोल्शेविक जो ग्रुप था, लेनिन जिसका हेड था, उसकी स्थापना हुई थी। उसी तरीके से जर्मनी में क्या हुआ कि स्पार्टिस्ट लीग जो है इसी की तरीके से एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, एक क्रांतिकारी ग्रुप का उदय होता है, जो क्या करते हैं कि आने वाले टाइम में लोगों को इकट्ठा करता है कि हमें जो है बदला लेना है। देखिए ये रैली है एक तरीके की, दिस इज अ रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज द स्पार्टिस्ट लीग, ठीक है, ये स्पार्टिस्ट लीग जो था उसी ने ये रैली ऑर्गेनाइज कराई थी। ये रेडिकल ग्रुप था, ठीक है, 1918 से 1999 के बीच में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। यहाँ पर लोगों ने जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो लोगों ने हड़ताल की थी और अपना जो है
एक तरीके का रोष दर्ज कराया था। इन मैनी सिटीज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद द डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। और धीमे धीमे क्या हुआ कि जो बर्लिन का जो पूरा वातावरण था लोगों का, वो पूरी तरीके से सोवियत स्टाइल जो रूल करने का जो तरीका है या प्रशासन का तो तरीका है उसकी मांग करने के लगा था। दोज अपोज टू दिस, जिन लोगों ने इसका विरोध किया, सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स, उन्होंने क्या किया, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स उन्होंने इसका विरोध भी किया। मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वाइमर के साथ उन्होंने एक तरीके का समझौता कर लिया ताकि वो लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना कर सकें। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वॉर वेटरन ऑर्गेनाइज कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। अब फ्री कॉर्प्स एक जो है वॉर वेटरन जो है ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी, जिसके माध्यम से वाइमर रिपब्लिक ने ये जो स्पार्टसिस्ट जो ग्रुप जो तैयार हो रहा था, जो रेडिकल जो मांग कर रहा था, उसको जो है उन्होंने सफाया कर दिया। द एंग्विस स्पार्टसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और इसी के जो बचे हुए कुछ लोग थे स्पार्टसिस्ट के, उन्होंने बाद में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी यानी कि जर्मनी की जो साम्यवादी पार्टी थी उसकी स्थापना की, उसको उन्होंने बनाया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler। और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो हैं बाद में उन्होंने क्या किया कि वो जो हैं could not make common cause against Hitler, अब वो हिटलर के सामने जो हैं वो एक साथ नहीं खड़े हो सके। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्राफ्ट फॉर रेडिकल सॉल्यूशन, और जो जितने भी क्रांतिकारी थे और उग्रवादी थे उन्होंने जो है रेडिकल सोल्यूशन को ही सही चीज माना। अब देखिए इसमें एक चीज देख ली, दो नए वर्ड हैं, एक डिप्लीट, डिप्लीट का माने होता है कम करने से मतलब होता है, इंग्लिश में रिड्यूस, एम्पटी आउट होता है। रिपेरेशन, मेकअप फॉर ए रॉन्ग डन, ठीक है, गलत काम को भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने को रिपरेशन बोला जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, और 1923 में जो है जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था, राजनीतिक उग्रवादी जो प्रक्रिया को जो बढ़ावा चढ़ावा दिया गया था, उसमें जो आग में घी का काम किया था वो किसने किया था, 1923 के बाद की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, जो आर्थिक जो घटना हुई थी मंदी की, उसके बारे में जो है यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे। जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वार रिपेरेशन इन गोल्ड, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया था कि ज्यादातर जो उन्होंने युद्ध लड़ा था वो किस पे लड़ा था, लोन्स पे ही उन्होंने लड़ा था, और उसको जो है उस पैसे की उनको भरपाई कैसे करनी थी, वो सोने के माध्यम से करनी थी। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्स वेयर स्कार्स, और उस वक्त जब खजाने की हालत एकदम बुरी थी और इन लोगों ने क्या किया, सोने को जब इन्होंने कम कर दिया तो उससे क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति और चरमरा गई। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, और 1923 में क्या हुआ, जर्मनी जो है जो भी उसके ऊपर जो कंपनसेशन का जो फीस लगाई गई थी, चार्ज जो किया गया था, उसको वो वापस करने में जो है फ्रांस को वापस करने में वो मतलब कि सक्षम ही नहीं थे। तो फ्रांस ने क्या किया, उनकी एक जगह है जिसको रूर बोलते हैं, ठीक है, रूर में क्या है, कोल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा कोल इसी जगह पे होता है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड, जर्मनी ने क्या किया, इसका जो है जवाब दिया, ठीक है, रिटेलिएट किया, प्रतिक्रिया की, पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी, और उन्होंने क्या किया, पैसिव रेसिस्टेंट किया, यानी कि मतलब कि विरोध जो है सिंपल वे में उन्होंने किया, और पेपर करेंसी को जो प्रिंट किया रेकलेसली, और मतलब बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से उन्होंने जो है पेपर करेंसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंट कर लिया। और इस ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, पैसा जो है सर्कुलेशन में आ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो जर्मनी का जो पैसा था जिसे मार्क बोला जाता है, ठीक है, ये मार्क जो लिखा हुआ, उसकी जो वैल्यू थी वो क्या हुआ, एकदम कम हो गई। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000, अप्रैल में $1 के बराबर 24,000 मार्क था, और फिर जुलाई में क्या हुआ, 3,53,000 मार्क्स के अगेंस्ट में $1 की कीमत हो गई। $1 देने पे आपको 3,53,000 मार्क्स जो है मिलेंगे। और फिर अगस्त में इतनी ज़्यादा बुरी हाल हो गई, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें क्या हुआ कि $1 देने पे 46,21,000 मार्क्स जो हैं आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आप उस टाइम की हालत देखिए। बास्केट एंड कार्ड्स बीइंग लोडेड एट द बैंक इन बर्लिन विद पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट, ठीक है, मजदूरी वगैरह देने के लिए 1923 में जो है बॉक्सेज में लोग जो है पैसे वगैरह ले जाते थे, मतलब कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी वहाँ पर।
और फिर बाद में क्या हुआ कि $1 देने पे 98 लाख 9 करोड़ 88 लाख 9 करोड़ 88 लाख 60,000 मार्क जो है दिसंबर के टाइम में हो गए। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस। और फिर आने वाले टाइम में $1 के इक्विवेलेंट जो है इक्वली ट्रिलियंस देने पड़ते थे, तब जाके $1 के बराबर पैसे की कीमत का सामान आता था। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, और जैसे जैसे मार्क्स की जो मार्क जो पैसा है उसकी जो है कीमत गिरती गई, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो वस्तुओं की कीमतें थी बहुत ज़्यादा जो है हाइक हो गई। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई ए लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। पूरे विश्व के साथ जो है सहानुभूति जो है ताकि जर्मन्स के साथ किया जा सके। इसके लिए क्या किया इन लोगों ने कि लोग जो है यहाँ क्या करते थे कि बड़ी बड़ी जो बैलगाड़ी होती थी उसमें जो है वो इतना ढेर सारा पैसा लेके जाते थे ताकि जो है उन्हें एक ब्रेड का टुकड़ा या ब्रेड की टुकड़े वगैरह मिल सके। ठीक है, 9 करोड़ 88 लाख 60,000, आप सुन के ही हैरान हो जाएंगे। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन। इसे जो है महामंदी के नाम से जाना गया या हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से। ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें क्या होगा कि जो मुद्रा की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाउन प्लान। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने जो है इसमें जर्मनी को बचाने के लिए एक पॉलिसी भी, एक प्लान भी दिया जिसे डाउस प्लान भी कहते हैं, विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी। और जर्मनी की जो भी ये वित्तीय बोझ वाली जो समस्या थी उससे बचाने के लिए इसमें ये कुछ काम वगैरह कर सकें। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, अब जो ये डिप्रेशन का जो टाइम था, महामंदी का जो टाइम था, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द ईयर्स बिटवीन 1924 टू 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। 1924 से 1928 के बीच में थोड़ा सा आर्थिक स्थिति जो है कुछ सुधार आया। येट दिस वॉज बिल्ड ऑन सैंड, लेकिन तब भी ये बालू के ढेर पे बना हुआ था। बालू के ढेर से मतलब क्या होता था कि इसका मतलब ये है कि अभी ठीक है, आने वाले टाइम में फिर गड़बड़ा जाएगा। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, और जो छोटे जो लोन्स थे उसी पे ये जो है यहाँ के जितने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह थे और इंडस्ट्रियल रिकवरी थी सब डिपेंड थे लार्जली फ्रॉम द यूएसए, ज़्यादातर यूएसए पे ही डिपेंड थे। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929, और यह सपोर्ट, यह समर्थन भी 1929 में खत्म कर लिया, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, विश्व की जो महामंदी आई थी 1929 की, उसमें क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था, ठीक है, वो क्या हुआ कि पूरी तरीके से फॉल डाउन हो गया, वो फॉल हो गया, वो एकदम नष्ट हो गया। फियरिंग फॉल इन प्राइस, मुद्दे की कीमत गिर जाएगी। पीपल मेड फ्रेनेटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स, और ज़्यादातर लोगों ने बहुत तेज़ी से अपने सेल जो शेयर थे, ठीक है, उनको बेचने की कोशिश की। ऑन वन सिंगल से 20 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर के दिन सिर्फ खाली एक दिन में 13 मिलियन शेयर जो हैं बेच दिए गए थे। इतना ज़्यादा भयानक दिन था वो। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये विश्व की सबसे बड़ी महामंदी की शुरुआत हो गई। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल जो आने वाले थे 1929 से 1932 तक, नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ, और जो आधी जो आर्थिक स्थिति थी यूएसए की वो पूरी तरीके से गिर गई थी। फैक्ट्रीज शट डाउन, ज़्यादातर फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वेयर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, और जो स्पेकुलेटर थे उन्होंने जो है जो मार्केट थी, बाजार थी, वहां से ज़्यादातर अपना पैसे को उन्होंने वापस निकाल लिया था। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इज द यूएस इकोनॉमी वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और इसके साथ ही क्या हुआ, यूएस की जो आर्थिक स्थिति थी पूरी तरीके से क्या हुआ, चरमरा गई, और जो बाकी जो छोटे देश थे उनको भी इसका प्रभाव झेलना पड़ा। द जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जर्मनी की हालत पहले से बहुत बुरी थी, और 1929 की इस महामंदी ने और बुरे हालत डाल दिए। बाई 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ 1929 टू लेवल, ठीक है। 1929 के टाइम तक 40% से ज़्यादा जो है स्थिति खराब हो गई थी। आर्थिक जो मतलब जो औद्योगिक जो उत्पादन था वो एकदम 40% लेस हो गया था। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स और वेयर पेड रिड्यूस वेजेस, ज़्यादातर जो लेबर वगैरह थे, वर्कर्स थे, जो कामगार थे, उनकी नौकरी चली गई थी, या कुछ भी लोग जो काम भी कर रहे थे, जो पहले 10 रुपए के लिए कर रहे थे, अब वो 98 में ही काम कर रहे थे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, और इस टाइम जो बेरोजगारों की संख्या थी वो 6 मिलियन से ज़्यादा थी, जो उस वक्त एक
चरम माना जाता था। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विद प्लकार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग, ठीक है। और उस टाइम के बारे में आपको बताया, इतनी दयनीय हालत थी कि जो लोग थे वहाँ के जर्मनी के, वो अपने गले में एक बड़ा सा जो जैसे ये स्लेट वगैरह नहीं होती है, उसको टांग के चलते थे और उस पर लिखा होता था कि किसी भी तरीके का काम करने के लिए वो तैयार हैं, बस उन्हें काम करवा लीजिए और उनको रोटी दे दीजिए। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, और ज़्यादातर जो युवा जो बेरोजगार थे वो लोग दिन भर पत्ते वगैरह खेलते थे या रोड के किनारे बैठे रहते, और डिस्परेटली क्वीड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या फिर वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह होता था वहाँ पर लाइन लगाए रहते थे। एज जॉब डिसअपीयर्ड, जैसे जैसे नौकरी गायब हो गई, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और देखिए जब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है तो अपराधों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब रोजगार की संख्या कम हो जाती है तो अपराध की संख्या बढ़ जाती है। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटी एंड फियर इन पीपुल, और जो ये आर्थिक जो समस्या हुई बहुत बड़ी, उसमें क्या हुआ, लोगों के मन में बहुत भय और गुस्सा बहुत तेजी से भर गया। द मिडिल क्लास, जो भी मध्यवर्गीय जो क्लास था, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स, जो वैतनिक जो रोजगार लोग थे और जो पेंशनर्स थे, उन लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है रोष आ गया। सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस इट्स वैल्यू, और उनकी जो भी बचत वगैरह थी, जब मुद्रा की वैल्यू ही एकदम गड़बड़ हो गई तो ये उसके लिए जो है बड़ी दिक्कत हो गई। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेल सफर्ड एज देयर, और जितने भी व्यापारी वर्ग था उन लोगों ने बड़ी मुसीबतें झेली। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में समझ लेते हैं। नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, शेयर वगैरह का जहाँ पे काम होता है, सबसे बड़ा जो है ये था। तो अब हम लोग अपनी अगली हेडिंग देखते हैं, जो कि हमारा ये लास्ट हमारा होगा। तो बिजनेस गॉट रूइंड, बिजनेस उद्योग सारे जो थे क्या हुए, वो बर्बाद हो गए। दिस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वेर फिल्ड विद द प्रोलेटेरियनाइजेशन, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है ये जो सर्वहारावाद, समाजवाद, ये सारा जो क्रांतिकारी जो विचार थे लोगों के अंदर जो है, इन सारी चीज़ों के चलते जो है बहुत ज़्यादा घर कर गई। एंड एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास और वह स्टिल द अनएम्प्लॉयड, और ज़्यादातर लोग जो पहले इंजीनियर वगैरह थे बाद में वर्कर बन गए, और कहीं ना कहीं उन्हें जो है अनएम्प्लॉयड होना पड़ा। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, जो ऑर्गेनाइज जो थे, जो संगठित जो लेबर या वर्कर थे, कामगार थे, खाली वही लोग जो हैं अभी इस समस्या से बचे हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट की। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेन देयर बार्गेनिंग पावर, लेकिन क्या हुआ, बेरोजगारी ने जो है उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी, यानी कि अब जैसे पहले वो लोग 100 रुपये पे काम करते थे और जो अब फैक्ट्री मालिक है वो ये बोल दे कि अब तुम लोग 70 पे काम करोगे, तो वो जो उनकी बार्गेनिंग पावर थी, नहीं हम 100 पे ही काम करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था कि अगर वो ये बोल देते कि हम आपका काम 70 पे नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयड है वो उनसे ये बोलता था मैं 55 पे काम करूँगा। तो क्या हुआ कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती, यानी बहस करने की जो क्षमता होती, वो एकदम डाउन हो गई थी। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, बड़े बड़े जो धंधे थे वो एकदम क्राइसिस में आ गए, संकट में आ गए थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड वुमेन अनएबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक्स वे फिल्ड विद द सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। और फिर इस तरीके की चीज़ें आ गई, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, पैसे की कमतरी इतनी ज़्यादा हो गई कि औरतें जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को मतलब कि खाना तक नहीं खिला पा रही थी, इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई थी। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, राजनीतिक तौर पे वाइमर गणतंत्र जो था वो पूरी तरीके से एकदम ढीला पड़ गया था। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, और वाइमर जो गणतंत्र का जो संविधान वगैरह था उसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। और इसने क्या बना दिया इसको, यही सारे कारण थे कि वाइमर गणतंत्र जो है अनस्टेबल हो गया, और उस जो है वहाँ पे क्या हुआ कि सुभेद बना दिया डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही होने के लिए पूरी तरीके से माहौल तैयार कर दिया। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन था उसकी एक वजह ये भी था, द मेड अचीविंग मेजॉरिटी बट एनी वन पार्टी एंड नियर इम्पॉसिबल टास्क भी लीडिंग टू रूल बाई कोलिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि कोलिशन जो है दिक्कत कर रही थी। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 14, और एक आर्टिकल 14 भी था यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, जिसके अंतर जो है
जो आपातकालीन स्थिति पे जो रूल्स वगैरह थे उसने भी जो है प्रॉब्लम्स की, जिसके वजह से क्या होता था कि सिविल राइट्स और जो बाकी चीज़ें थी उनको रद्द कर दिया जाता था। ये सारी कमियां थी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशंस की, जिसने आने वाले टाइम में हिटलर को क्या किया, स्ट्रेंथन किया। लाइक द वाइमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एवरेज 239, और इतनी ज़्यादा वाइमर रिपब्लिक की जो है दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई कि 239 दिनों में उसने लगभग जो है 20 से ज़्यादा जो है कैबिनेट्स को चेंज हेतु हुए देखा। ए लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48, और उसमें आर्टिकल 48 को इस्तेमाल भी बहुत तेज़ी से किया गया। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, और जब ये संकट जो है संभाली नहीं संभली, पीपुल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और लोगों का जो भरोसा था लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली पे वो एकदम ख़त्म हो गया। विच सीम्स टू ऑफर नो सोल्यूशन, और इसके वजह से कोई कारण नहीं बचा जो आने वाले टाइम में नाजीवाद का सिर उठने से रोके उसे। ठीक है, यहाँ पे एक नया वर्ड है, ये जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोलेटारियनाइजेशन, जिसका मतलब है टू बिकम इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, मतलब एक ऐसा समाज जिसमें जो वर्किंग क्लास है वो सारे लोग इक्वल होंगे और एक तरीके का सर्वहारा समाज होगा। यही मार्क्स की फाइनल फाइंडिंग्स भी थी। तो ये जो है पूरा आपको मैंने पार्ट सेकंड जो है कवर करा दिया, पार्ट फर्स्ट कवर करा दिया चैप्टर 3 का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप जो है इसको अप्रिशिएट करिए और दोस्तों को अपने शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।